आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि ये रिसोर्स का लोकेशन बताता है कि रिसोर्स हमारा इंटरनेट पे कहाँ पर है। एक तरह से आप कह सकते हैं एड्रेस। इट इज़ रेफर टू एज अ वेब एड्रेस, इसको भी हम वेब एड्रेस के नाम से कहेंगे। यूआरएल के मल्टीपल पार्ट होते हैं। इसके अंदर प्रोटोकॉल होता है, डोमेन नेम होता है, दैट टेल अ वेब ब्राउज़र हाउ एंड वेयर टू रिट्रीव अ रिसोर्स। यानी कि प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल उसको लेकर आएगा। जैसे कि ये एक यूआरएल दिया है तो इसमें जो एचटीटीपी है, ये एचटीटीपी क्या है? इट्स अ प्रोटोकॉल। HTTP इज़ अ प्रोटोकॉल। और ये जो site.com ये हमारा डोमेन नेम है, जिस डोमेन में जाके बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को रिट्रीव कर सकते हैं। एंड यूज़र यूज़ द URL बाय टाइपिंग देम डायरेक्टली इनटू द एड्रेस बार ऑफ अ ब्राउज़र और बाय क्लिकिंग अ हाइपरलिंक फाउंड ऑन अ वेब पेज। तो हमारे पास क्या होता है, या तो हाइपरलिंक्स होते हैं, हम उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यूआरएल बदल जाता है। जैसे ये यूआरएल है, ये यूआरएल बदल जाएगा। तो हाइपरलिंक पे क्लिक करने पे हमें यूआरएल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा यूआरएल है। और बाकी अगर आपको यूआरएल याद है तो आप डायरेक्टली उसको टाइप करिए और टाइप करके वो वाला पेज ओपन हो जाता है। वे टू लोकेट द रिसोर्स ऑन द वेब पेज। यूआरएल हमारा एक तरीका होता है जिससे हम रिसोर्स को सर्च करते हैं। ठीक है। अब ये हमें बेसिकली एक मेथड प्रोवाइड करता है कि हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा जहाँ पे भी फिज़िकल लोकेशन है उस पर्टिकुलर पेज की, वो हमें वहाँ से उस रिसोर्स को लाके दे देता है। तो यहाँ पे HTTP का मतलब क्या है? HTTP हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है। प्रोटोकॉल, ये हमारा प्रोटोकॉल इसकी ज़िम्मेदारी होती है हमारे वेब पेज को लेकर आने की। ठीक है, ट्रांसफ़र करता है ये। फिर उसके बाद हम ये पूरा डोमेन नेम लिखते हैं www.sites.com। जैसे इस पर google.com हो गया या nillet.com हो गया। तो ये जो हमारा होता है कंप्लीट साइट का नेम होता है जिसको डोमेन बोला जाता है। उसके बाद स्लैश के बाद ये लोकेशन बताई जा रही है कि फाइल नाम का जो फोल्डर है या उसके अंदर फाइल नेम .jpg नाम का हमारा एक इमेज होगा, वो हमें इमेज ये ओपन करके दे देता है। तो इसको हम डायरेक्टरी भी कहते हैं, डायरेक्टरी या पाथ भी कहते हैं। जैसे हम अपने सिस्टम में भी जब कोई सॉफ्टवेयर या कोई फाइल ओपन करनी होती है तो आप पर्टिकुलर जाते हो डी ड्राइव में, डी ड्राइव के किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर फिर एक और फोल्डर है, उसके अंदर कोई फाइल होती है, वो आप ओपन करते हो। तो इस तरह से वो जो पाथ होता है, इसी तरह से हमारा वेब पेज पे भी जो URL है वो पर्टिकुलर पाथ होता है। ये पाथ हमारा कोई एक फाइल ओपन करके देता है। अब हम IP एड्रेस की बात कर रहे हैं। URL हमारा ये है। अब IP एड्रेस क्या होता है? देखो, जो URL हमें लिखा है, ये URL तो हमारे लिए है कि हम इसको इंग्लिश में, इंग्लिश के वर्ड्स हैं इसमें, साइट का नाम इंग्लिश में दे रखा है, पेज का नाम इंग्लिश में दे रखा है। बट एक्चुअली इसके पीछे काम क्या करता है? इसके पीछे काम हमारा IP एड्रेस ही करता है। जो IP एड्रेस होता है, ये पर्टिकुलर एड्रेस होता है पर्टिकुलर सिस्टम का, और ये पर्टिकुलर रिसोर्स का भी एड्रेस होता है। ठीक है। IP एड्रेस इज द एड्रेस हैविंग इंफॉर्मेशन हाउ मच रीच अ स्पेसिफिक होस्ट स्पेसिफिक आउटसाइड लैन। IP एड्रेस हमारा जो है 32 बिट का यूनिक एड्रेस होता है। देयर आर टू नोटेशन इन विच द IP एड्रेस आर रिटन। एक डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है और एक हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है। दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम IP एड्रेस को लिख सकते हैं। डॉटेड नोटेशन कुछ इस तरह से है, जैसे 128.11.3.31, ये नेटवर्क का टाइप बताएगा। और ये जो 31 है, ये 31 लास्ट का इस सिस्टम का नेम है, यानी कि सिस्टम का नंबर है जिस सिस्टम पे हमें डेटा को पास करना है। तो इस तरह से हमारा जो ये नंबर है, ये नंबर हमारे पर्टिकुलर सिस्टम को डिनोट करता है। दूसरा हमारा तरीका होता है हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल में कुछ हेक्साडेसिमल वर्ड्स में हमारा क्या होगा, सिस्टम का नेम लिखा होगा। ठीक है, हमारा IP एड्रेस लिखा होगा। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है?
जो डॉटेड नोटेशन है ये हमारा होता था IPv4 में। IPv4 और IPv6 दो तरह के हमारे IP एड्रेसेस आए हैं। IPv4 जो 32 बिट के लिए है और IPv6 हमारा 64 बिट के लिए है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जितने भी हमारे सिस्टम जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, हर एक सिस्टम का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ठीक है, हर एक सिस्टम का एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस को, वो जो एड्रेस होता है वो बेसिकली एक IP एड्रेस होता है जिससे हम एक सिस्टम तक पहुंच सकते हैं या सिस्टम की लोकेशन पता की जा सकती है या सिस्टम कहाँ पे है वो पता किया जा सकता है। तो जो IP एड्रेस थे पहले चलता था IPv4। IPv4 के अंदर लिमिटेशन थी, यानी कि उसके अंदर एड्रेस जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ तो जो उसकी जो IP एड्रेसेस हैं वो कम पड़ने लग गए थे, यानी कि सारे सिस्टम को प्रॉपर IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं किए जा पा रहे थे जो नेटवर्क से कनेक्ट होते थे। तो इस वजह से फिर IPv6 आया। IPv6 के अंदर बहुत सारे एड्रेसेस हैं और ये हेक्साडेसिमल में, इसलिए उसको जो चेंज करके हुआ वो हेक्साडेसिमल में आया। हेक्साडेसिमल के अंदर हमारा क्या है कि जो एड्रेसेस थे वो एड्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा एड्रेसेस हो गए जिस वजह से जितने भी सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड होते थे सबको एक IP एड्रेस प्रोवाइड किया गया। सम पॉइंट नोटेड ऑफ द डॉटेड डेसिमल नोटेशन, वैल्यू सेगमेंट बिटवीन, इसके अंदर जो 0 से 255 इसी के अंदर की वैल्यू होती थी, जो यहाँ पे है डॉटेड के अंदर, यानी कि पहला नंबर 255 के अंदर होगा 0 से, सेकेंड नंबर भी 0 से 255, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, ये जो चारों डॉट में जो वैल्यू है उसका इसी के अंदर ही वैल्यू आती थी। नो वैल्यू प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ एनी सेगमेंट, 054 इज रॉन्ग एंड 54 इज करेक्ट, यानी कि कोई 3 डिजिट में लिखने की जरूरत नहीं, मतलब 0 सिर्फ 0 होता ना, उसके बाद कोई वैल्यू हमें लिखनी है। अब क्लासिफिकेशन क्लासफुल एड्रेस और 32 बिट IP एड्रेस। अब 32 बिट की बात करें, यानी कि तो 32 बिट में जो भी हमारी क्लासेस होती थी IP एड्रेस के ना कुछ क्लासेस होती है, जैसे कि क्लास A, B, C, D और E। ये जो हमारी क्लासेस होती है, ये क्लासेस क्या है, स्पेसिफिक टाइप का नेटवर्क आपको बताती हैं कि स्पेसिफिक टाइप का नेटवर्क क्या है। जैसे गवर्नमेंट जो नेटवर्क यूज़ करती है अपने गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल टास्क करने के लिए, वो नेटवर्क अलग होता है। हम जो नेटवर्क यूज़ करते हैं ये नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क है, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। मिलिट्री जो नेटवर्क यूज़ करती है वो अलग नेटवर्क होता है। देन इसके बाद साइंटिस्ट जो नेटवर्क यूज़ करते हैं अपने रिसर्च से रिलेटेड, वो नेटवर्क अलग होता है। तो ये सारे नेटवर्क ना अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इन्हीं जितने भी टाइप के नेटवर्क हैं इनको हमने क्लासेस में डिवाइड किया है। ईच ऑफ दिस क्लास हैज द वैलिड रेंज ऑफ द IP एड्रेस, इनको कुछ फिक्स IP एड्रेसेस दिए हुए हैं, IP एड्रेसेस की रेंज दी हुई है। जैसे क्लास D एंड E रिजर्व फॉर द मल्टीकास्ट एंड एक्सपेरिमेंटल पर्पस रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्लास D और E के अंदर क्या होते हैं, IP एड्रेसेस कम थी। इस कम IP एड्रेसेस के अंदर क्या हो गए, ये जो हमारे IP एड्रेस होते हैं ये मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि एक सिस्टम मल्टीपल सिस्टम को हमारा जो है डेटा भेज सकता है और ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल पर्पस से यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, साइंटिस्ट जो रिसर्च के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये जो नेटवर्क यूज़ करते हैं वो अलग टाइप का नेटवर्क होता है, बहुत सिक्योर होता है और बहुत फास्ट चलता है। तो ऐसे ही जो नेटवर्क है वो क्लास D और E के हैं। IPv4, अब देखो IP एड्रेस जो हमारा है वो IPv4 का एड्रेस है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नेटवर्क ID होती है, एक होस्ट ID होती है। The class IP used to determine the bit used, the network ID and host ID and number of total network host possible in a particular class। और हर एक पर्टिकुलर क्लास में कुछ नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये नेट आईडी है या होस्ट आईडी है। होस्ट आईडी के लिए बाइट 2, 3, 4, यानी कि इतने होस्ट इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। होस्ट आईडी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा IP एड्रेसेस होंगे और उतने ज़्यादा जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो सकते हैं। क्लास B में हाफ हाफ है, यानी कि 2 बाइट 1 और 2 बाइट तो नेट आईडी और 2 बाइट ही हमारा होस्ट आईडी के लिए है।
क्लास सी में देखो होस्ट आईडी कम हो गई, 1 बाइट होस्ट आईडी है और 3 बाइट नेट आईडी के लिए है। इसके बाद हमारा क्लास डी में मल्टीपल एड्रेस और ये जो है रिजर्व होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो अभी नॉर्मल जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं वो क्लास ए टाइप का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर होस्ट बहुत सारे हैं। आईपी एड्रेस है ग्लोबली मैनेज, ये कौन मैनेज करता है? IANA, यानी कि इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी एंड रीजनल इंटरनेट रजिस्टर RIR, ये हमारे क्या है आईपी एड्रेस को मैनेज करते हैं। While finding the total number of IP address and 2 IP addresses are counted to the pair could decrease the total number of count because of the first IP address of the network and the last IP address is for the broadcast IP। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं जैसे क्लासेस में नीचे आते रहते हैं वैसे ही वो रिजर्व होते रहते हैं। अब क्लास ए में देखते हैं, क्लास ए क्या है? IP address belong to class A are assigned to network that contain a large number of hosts, यानी कि बहुत सारे हमारे होस्ट होते हैं। 8 बिट हो गया नेटवर्क एंड 24 बिट हो गया होस्ट IP। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे आपके सिस्टम कनेक्टेड हो सकते हैं और कनेक्ट होने के बाद इसका यूज़ किया जाता है। अब ये जो IP एड्रेसेस होती हैं इसमें एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क हमारा क्लास ही बताता है, जैसे कि क्लास ए की जो IP एड्रेस होगा वो हमेशा किससे शुरू होगा? 255 इससे शुरू होता है। इसके बाद 255 के बाद यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर सिस्टम का नंबर होगा। तो इस तरह से हमारा क्लास ए यूज़ करते हैं। देन क्लास बी की बात करें तो बिलोंग टू द क्लास बी असाइन टू द नेटवर्क रेंज ऑफ द मीडियम साइज एंड द लार्ज साइज नेटवर्क, यानी कि मीडियम साइज से लेके लार्ज साइज के नेटवर्क तक का जो सफ़र होता है वो हमारा क्लास बी है। इसमें 16 बिट का ही, दोनों ही 16 बिट के होते हैं। ठीक है, और इसका जो सबनेट मास्क है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क फॉर द क्लास बी इज़ 255.255, उसके बाद कुछ भी, यानी कि पहले जो दो नंबर होंगे वो 255 और 255 होते हैं। ठीक है, इससे एड्रेस शुरू होता है इसका क्लास बी टाइप का। अगर आपको कोई IP एड्रेस दे दिया जाए और कैसे पता लगाएंगे उसको कि वो हमारा किस टाइप का हमारा क्लास है, तो वो इसी सबनेट मास्क यानी कि इन्हीं नंबर्स के थ्रू से पता लगाया जा सकता है। क्लास 3 हो गया, क्लास सी हो गया। क्लास सी हमारा स्मॉल साइज नेटवर्क के लिए यूज़ हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा सिस्टम कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और इसकी जो हमारा सबनेट मास्क है वो यहाँ से शुरू होता है 255.255.255, उसके बाद 0 से लेके 255 के बीच के कोई भी नंबर हो सकते हैं। देन क्लास डी, क्लास डी हमारा मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होता है और इसका जो सबनेट मास्क शुरू होता है या क्लास डी का जो रेंज शुरू होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। 224 से शुरू होके 239 से यहाँ तक। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। देन क्लास ई, ये रिजर्व होता है एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसका ई रेंज 240 से शुरू होकर 255 से हमारा शुरू होता है, यहाँ तक होता है। दिस क्लास डजंट हैव द सबनेट मास्क, इसका कोई सबनेट मास्क नहीं होता। ठीक है, हाई ऑर्डर बिट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ई आर ऑलवेज सेट टू 4 टाइम 1। तो यहाँ पे जो हमारा अगर हम बिट की बात करें तो वो बिट में कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखो यहाँ पे वो स्पेशल एड्रेसेस दे रखे हैं, जैसे 169.24 ये IP एड्रेस है। अगर इस IP एड्रेस को कोई भी सिस्टम का होता है तो उसको कहेंगे कि लिंक लोकल एड्रेस, उसको लोकल एड्रेस में जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं फिर 8 तक के सिस्टम, ये लूप बैक एड्रेस होते हैं। ठीक है, बार बार इसी में रहते हैं। और अगर 0 से लेकर ये 8 तक हुआ यूज टू कम्युनिकेट विद इन द करंट नेटवर्क, यानी कि वो एक सिंगल नेटवर्क में है और सिंगल नेटवर्क में आप बात कर सकते हैं।
रूल्स फॉर असाइन द होस्ट आईडी। अब होस्ट आईडी के रूल है, नेटवर्क आईडी कैसे असाइन करते हैं उसके रूल्स दे रखे हैं। ये कंप्लीट आपका स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस बता रहा है, ठीक है। इस एड्रेस को ही अगर आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रेंज किस रेंज के अंदर पड़ता है। जैसे 192 से लेके 223 है तो वो क्लास सी के अंदर आता है। ये रेंज दे रखी है आईपी एड्रेसेस की। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं आईएसपी। आईएसपी कौन होते हैं बताइए ज़रा। मैम जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक आध आईएसपी के नाम बताइए। बीएसएनएल, हाँ जियो। हाँ हाँ बिल्कुल, बीएसएनएल, जियो, यानी कि ये जो हमारे हैं ये बेसिकली हमें नेटवर्क की सर्विस जो हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें नेट मिलता है वो हमारा आईएसपी होता है। आईएसपी के फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें बस इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले हमसे कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमारा आईएसपी होता है। आईएसपी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है और इंटरनेट एक्सेस अलग अलग तरीके से हमें प्रोवाइड करता है। डायल अप कनेक्शन देता है, आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन देता है। इसके थ्रू से आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की सर्विस आप ले सकते हैं। पहले जो था, पहले ये सब यूज़ होते थे, अब तो हमारे अलग तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे आईएसपी प्रोवाइड द एक्सेस डायल अप मॉडल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन टू प्लेस ओवर द रेगुलर फोन लाइन। जैसे फ़ोन से जब हम नेट कनेक्ट करते थे तो उसको हम डायल अप कहते हैं। 1990s में फिर उसके बाद ब्रॉडबैंड यूज़ हुआ। ब्रॉडबैंड में हमें डीएसएल या केबल के थ्रू से हमें नेट मिलता था। उसके बाद अब हमारा हाई स्पीड जो नेट हमें मिलता है वो हमें किसके थ्रू से मिलता है, फाइबर कनेक्शन से। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि फाइबर केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, जो जैसे जियो है, जियो ने फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई हुई है और उसके थ्रू से हमें इतनी फास्ट स्पीड में जो नेटवर्क है, नेट जो है वो हमें प्रोवाइड होता है। और टू कनेक्ट द आईएसपी वी नीड अ मॉडम एंड एन एक्टिव अकाउंट, यानी कि एक मॉडम चाहिए और एक एक्टिव अकाउंट चाहिए। अगर हम फ़ोन की बात करें तो अब हमारा फ़ोन जो है वो मॉडम की तरह काम करता है और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो अकाउंट है, हमारा एक्टिव अकाउंट। उसके थ्रू से हम क्या करते हैं, हम नेट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी तो हम नेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आईएसपी क्या करता है, आईएसपी वेरीफाई करता है योर अकाउंट एंड असाइन यू your modem and IP address. Once your IP address are connected to internet, you can route to connect multiple devices to the internet. Since each device is routed to the same modem, they will all share the same public IP address assigned by the ISP. इसमें क्या है कि आईएसपी क्या करता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है। यानी कि अगर हम फ़ोन की बात करें तो हमारे फ़ोन को भी एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है और वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो आईएसपी ही प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जितनी बार कनेक्ट होंगे उतनी बार हमारे सिस्टम में एक नया आईपी एड्रेस आता है। ISP act as a hub of the internet since they offer the directly to the internet backbone because of the large amount of traffic on the ISP. तो ISP हमारा क्या करता है, जैसे उस दिन भी एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि हमें नेट कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है। तो ये क्या करते हैं, इनका जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे आप BSNL का ले रहे हैं, जियो ले रहे हैं, एयरटेल ले रहे हैं, इनका एक इंटरनेट बैकबोन होता है जिस बैकबोन के थ्रू से वो हमें क्या करते हैं, हमें एक हाई स्पीड बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं। हाई स्पीड बैंडविड्थ यानी कि स्पीड, डेटा की स्पीड जो होती है उसको आप बैंडविड्थ मेजर कर सकते हो। तो वो हमें प्रोवाइड करता है और वो इस तरह से प्रोवाइड करता है कि जितने भी सिस्टम्स हैं या जितने भी यूज़र हैं उन सबको क्या है, इक्वली बैंडविड्थ मिले। अगर कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके पास मतलब अगर प्रॉपर तरीके से वो अगर प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं तो उसको बॉटल नेक बोला जाता है। बॉटल नेक का मतलब होता है कनेक्शन नहीं मिल पाना, एक तरह से ट्रैफिक जैम हो जाना। तो अगर आपको इंटरनेट प्रोवाइड ठीक से नहीं हो रहा है, आप इंटरनेट सर्विस ठीक से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो
तो उसमें बॉटलनेक की प्रॉब्लम हो जाती है। बॉटलनेक एक बारी में ट्रैफिक एक साथ ज़्यादा आ गया और वो जो बैकबोन थी, बैकबोन में कनेक्शन नहीं हो पा रहा, मतलब बैकबोन ठीक से उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसको हम कहते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, हमारा सर्विस प्रोवाइडर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कितना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरनेट में अगर हमें इंटरनेट हमें मिलता कैसे है, या हमारा डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, ये हम कैसे पता लगाते हैं। मतलब जैसे मान लो मैंने मेल भेजी या मैंने मैसेज करा आपको, ठीक है, वो आप तक पहुंचा, मेल जो है आप तक पहुंची, एज इट इज़ फॉर्मेट में पहुंची, बट वो जाएगा कैसे, नेटवर्क के थ्रू से कैसे जाएगा। इसके लिए ना कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं और कुछ मॉडल बने हुए हैं। अभी हम उन मॉडल की बात करते हैं। तो हमारे बेसिकली ना दो तरह के मॉडल हैं। एक हमारा मॉडल है OSI मॉडल, जिस मॉडल के बेस पे हमारा जो है डेटा पास होता है, और दूसरा हमारा मॉडल है TCP/IP मॉडल। ठीक है, दो तरह के मॉडल है, OSI एंड TCP/IP। जो OSI मॉडल है, ये OSI मॉडल हमारा बहुत पुराना मॉडल है। पुराना मतलब पहले का मॉडल है, बट अब जो मॉडल यूज़ होता है वो TCP/IP यूज़ होता है। लेकिन TCP/IP को समझने से पहले हमें OSI मॉडल समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा जो TCP/IP है वो काम करता है। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज़ अ रेफर मॉडल एंड डिस्क्राइब हाउ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वन कंप्यूटर मूव द फिजिकल मीडियम ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू अनदर। यानी कि आपका एक सिस्टम से जो डेटा पास होता है वो दूसरे सिस्टम पर कैसे जाएगा, फिजिकल मीडियम के थ्रू से। जैसे मैंने सिस्टम पे भेज दिया, अब वायर हो या वायरलेस हो, कहीं से तो डेटा पास हो रहा है। अब वो डेटा पास होता कैसे है, किस तरीके से पास होता है। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर का अपना पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है, एक टास्क होता है। तो OSI मॉडल जो है इंटरनेशनल यानी कि ISO ने 1984 में डेवलप किया था। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज कंसिडर द आर्किटेक्चर मॉडल फॉर द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन, यानी कि दो सिस्टम आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे उसके लिए स्टैंडर्ड के मॉडल बनाया गया था। OSI मॉडल डिवाइड द होल टास्क इनटू द 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क, यानी कि 7 हिस्सों में इसको बांटा गया था और ये सातों हिस्से कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ये 7 लेयर हैं। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द होस्ट, यानी कि जब हम इस 3 की बात करते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इन चारों की बात करते हैं, तो ये 4 यानी कि होस्ट मैंने भेजा है तो मेरी तरफ से ये चारों का आएगा। और नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क की कि नेटवर्क कैसा है। नेटवर्क सही होगा तो बाकी ये 3 जो लेयर है वो भी ठीक से काम करेंगी। अब ये होता कैसे, देखो शुरू से मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने मेल भेजी और मेल पे मैंने एक MS वर्ड की फ़ाइल जो है अटैच कर दी, या फिर PDF फाइल मैंने अटैच कर दी। तो जो PDF है, PDF क्या है, बेसिकली वो एप्लीकेशन है। PDF एप्लीकेशन है। आपने PDF के थ्रू से आपने कुछ बनाया, किसी एप्लीकेशन का यूज़ करा और उससे कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करा, तो एप्लीकेशन गया। देन एप्लीकेशन के बाद आता है प्रेजेंटेशन। पहले हमारा जो डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर पे जाता है, एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पे जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर ये देखा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज़ क्या है, कलर क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो प्रेजेंटेशन या कौन से बिट में, हेक्साडेसिमल में है, बाइनरी फॉर्मेट में है, या किस फॉर्मेट में है, वो प्रेजेंटेशन देखा जाता है। प्रेजेंटेशन देखने के बाद इस प्रेजेंटेशन को अलग अलग किया जाता है, बाद में इनके बनते हैं पैकेट्स। ठीक है, जो भी डेटा पास होता है, डेटा हमेशा पैकेट्स में पास होता है और वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर अपना काम करती है, प्रेजेंटेशन लेयर में प्रेजेंटेशन अलग उसमें ऐड होता है पैकेट्स में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक सेशन तैयार होता है। सेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम, यानी कि जब आपका मेल जो है
जो भी आपने डेटा सेंड करा है वो पर्टिकुलर टाइम में ही पहुँचेगा। अगर वो टाइम से ऊपर हो गया तो जो मैसेज है वो फेल हो जाता है, वो मैसेज जाता नहीं। तो क्योंकि अगर नेटवर्क पे अगर हमने कोई मैसेज भेजा हो तो बहुत टाइम तक नेटवर्क पे ही चलता रहा, पर्टिकुलर अगर हमने टाइम उसको डिसाइड नहीं करा तो वहाँ नेटवर्क पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक सेशन तैयार किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम तैयार किया जाता है कि उस टाइम में ही ये डेटा पहुँचना चाहिए, उसके बाद नहीं पहुँचे, उसके बाद वो लॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए अपने आप ही। ठीक है, अब सेशन में सेशन तैयार हुआ, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में अब डेटा हमारा पास कैसे होगा, डेटा हमारा जाना कैसे चाहिए, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट तैयार होता है। ट्रांसपोर्ट के बाद नेक्स्ट आता है नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर अब हमारा किस नेटवर्क के थ्रू से डेटा जाएगा, ठीक है, वो तैयार होगा। अब ये डेटा हमारा नेटवर्क पर पहुंच चुका है, ट्रैवल कर रहा है, बीच में वो जा रहा है, और जाने के बाद जो डेटा लिंक और फिजिकल है, डेटा लिंक का मतलब होता है कि अब उसके अंदर एड्रेसेस दिए जाते हैं हर एक पैकेट का। जैसे मैंने अगर किसी को डेटा भेजा है, मेल भेजी है, तो उसके अंदर दो एड्रेस होंगे, एक सोर्स एड्रेस और एक डेस्टिनेशन एड्रेस, कि कहाँ से गया है और कहाँ पे गया है। ठीक है, एड्रेसेस डिफाइन करना और उसके अंदर एरर चेक करना कि डेटा के अंदर कोई एरर तो नहीं है जो हम भेज रहे हैं, ऐसा ना हो वहाँ जाके डेटा ही ना रहे, एरर ही आ जाए। तो ये सारी चेकिंग हमारी कौन करता है, डेटा लिंक करता है। इसके बाद पर्टिकुलर जब पूरा पैकेट बन जाता है हमारे डेटास का, तो उसको हम फिज़िकल लेयर पे, फिज़िकल मीडियम के थ्रू से ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने ये सातों लेयर के बारे में बताया, ये समझ में आया सबको? यस, सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बाकी भी रिप्लाई करें मुझे, ताकि मुझे पता चलता रहे आप लोग क्लास में हैं। तो यहाँ हमारा Yes, ये ma'am. तो यहाँ पे हमारे 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स का अपना अलग अलग काम है, जैसे मैंने आपको टास्क बताया। तो ये जो भी हम डेटा भेजते हैं वो डेटा हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, और पैकेट्स के थ्रू से हमारा जो डेटा है नेट पे जाता है। और जब रिसीव होता है तो रिसीव होते हुए भी हमें छोटे छोटे पैकेट्स ही रिसीव होते हैं, बट वो पैकेट दोबारा से जब रिसीव होते हैं ना, तो नीचे से ऊपर से लेयर चलती है, नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि पहले हमारे पास डेटा मिला, वो फिज़िकल लेयर के थ्रू से मिला, फिर डेटा लिंक के थ्रू से उसको चेक किया गया कि उसमें एरर है या नहीं है, फिर वो नेटवर्क लेयर पे जाता है, कौन से नेटवर्क के थ्रू से हमारा डेटा आया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर का अपना डेटा इसमें ऐड होता है। और उसके बाद सेशन लेयर, यानी कि पर्टिकुलर सेशन पे आया है नहीं आया है, ये देखा जाता है। देन जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है उसको दोबारा से मर्ज किया जाता है, और वो पर्टिकुलर जो मैसेज है वो उसी एप्लीकेशन में ओपन होता है जिस एप्लीकेशन में भेजा गया है। जैसे कि पीडीएफ भेजा गया है तो यहाँ जो ओपन होगा वो पीडीएफ में ही ओपन होगा। कभी कभार आपके पास ऐसे भी कुछ मैसेजेस आ जाते हैं, मेल आती है कि वो ओपन नहीं हो पाते। ओपन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपके सिस्टम में वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, उस एप्लीकेशन में प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ मिक्स करके, मतलब मिला के दोबारा से प्रॉपर मैसेज बनाया जाता है, फिर हमें शो होता है। तो जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो लेयर ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, एप्लीकेशन से फिजिकल की तरफ, और जब हमें रिसीव होता है तो फिजिकल से एप्लीकेशन की तरफ चलती है, नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। वैसा ही मॉडल डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। अगर हम इसमें लेयर की बात करें तो एक अपर लेयर और दूसरी लोअर लेयर के नाम से जानी जाती है। अपर लेयर जो हमारा OSI है उसके अंदर रिलेटेड इशू, यानी कि एप्लीकेशन रिलेटेड इशू, और जो इम्प्लीमेंट बाय सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू से है, ये सारी चीज़ें हमारी अपर लेयर के अंदर होती हैं कि सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना है। और जो लोअर लेयर होती है वो वैसा ही मॉडल डील विद द डेटा ट्रांसपोर्ट इशू, यानी कि वो हमारा डील करता है बस डेटा को भेजने के इशू से। एड्रेस लगाना, किस तरीके से जाएगा, कौन से लेयर से होते हुए जाएगा, कौन से मीडियम से जाएगा, ये सारी चीज़ों का इशू तो
तैयार होता है वो सारा कुछ मैनेज करने का काम लोअर लेयर का होता है। डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर आर इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। द फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। और जो फिजिकल लेयर होती है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम। वायर के थ्रू से जा रही है या वायरलेस के थ्रू से जा रही है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर की होती है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, TCP/IP मॉडल। ये OSI मॉडल के अंदर जो हमारा मॉडल था उसके अंदर 7 लेयर्स थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया TCP/IP। TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो हमारे TCP/IP मॉडल है, इस मॉडल के अंदर हमारा जो है OSI को इम्प्रूव करके TCP/IP में लाया गया। TCP/IP मॉडल प्रीडियर टू द OSI मॉडल और एग्जैक्टली सिमिलर है OSI मॉडल से। TCP/IP मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लेयर्स कम हो गई, इनके अंदर लेयर 5 लेयर हो गई, लेकिन वो 7 लेयर से मिलके ही बनी है OSI के। पहली होती है एप्लीकेशन, दूसरी है ट्रांसपोर्ट, तीसरी है नेटवर्क, फोर्थ है डेटा लिंक और फिफ्थ है फिजिकल लेयर। ठीक है, बट इसमें ये मत सोचना है कि सेशन और ट्रांसपोर्ट कहाँ गया, मतलब सेशन लेयर जो था वो कहाँ गया, सेशन प्रेजेंटेशन, वो सब इसी के अंदर ही है, वो जो 2 लेयर और है गई। ठीक है, द फर्स्ट लेयर ऑफ द फिजिकल लेयर स्टैंड फॉर द नेटवर्क इंटरफेस, यानी कि जो फिजिकल लेयर है उसका काम क्या है, नेटवर्क के साथ इंटरफेस करना, इंटरनेटवर्किंग करना, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पास करना। और हायरार्किकल प्रोटोकॉल मेड ऑफ द इंटरैक्टिव मॉड्यूल एंड ईच ऑफ द प्रोवाइड द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। और जितने भी इसके अंदर लेयर हैं, सारी लेयर्स अपनी अपनी एक अलग फंक्शनैलिटी के साथ आती हैं। देखो ये है आपका TCP/IP मॉडल। इसके अंदर आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्या है वो बता देती हूँ। पहला देखो फिजिकल लेयर हो गया, दूसरा क्या है डेटा लिंक हो गया, तीसरा क्या है नेटवर्क लेयर है, फोर्थ क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर है, और फिफ्थ क्या है हमारा सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये तीनों मिला के एक बना है। ठीक है, अब इनके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, तो प्रोटोकॉल के नाम भी से नहीं है। जैसे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये तीनों लेयर मिला के एक एप्लीकेशन लेयर बनी है, जिसके अंदर SMTP, FTP, टेलनेट, DNS, SNMP, टेलनेट, TFTP, RPC, NFS, ये सारे काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में से 2 तरह के आपके काम करते हैं, एक होता है TCP और दूसरा होता है UDP, TCP एंड UDP। और नेटवर्क लेयर के अंदर ये आपकी जो प्रोटोकॉल है वो काम करते हैं ICMP, IGMP, ARP, RARP। देन डेटा लिंक हो गया, उसके बाद आपका फिजिकल लेयर हो गया। ठीक है, इन प्रोटोकॉल के बारे में किसी को पता है? मैम ये शायद मेल और फाइल वाइल जो हमारी बनती है उसको ट्रांसफ़र करने में यूज़ होते प्रोटोकॉल। कौन सा वाला? मैम एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन वाला जो है, ये तो लेयर हो गई। इसमें कौन सा प्रोटोकॉल है जो काम करता है, मतलब सारे? मैम DNS इंटरनेट में होते हैं मेल्स। हाँ हाँ हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ मैम मेल्स के लिए यूज़ होते हैं शायद मेरे ख्याल से, और DNS वगैरह हमारा वेबसाइट्स वगैरह की एप्लीकेशन उसमें डोमेन नेम के लिए होता है। जी हाँ मैम, डोमेन। हाँ, डोमेन नेम के लिए होता है DNS। इसकी फुल फॉर्म भी यही होती है, डोमेन नेम सिस्टम, DNS। हाँ, डोमेन नेम सिस्टम होता है। और ये जितने भी हमारे ये प्रोटोकॉल हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, SMTP है, FTP है, ये सारे प्रोटोकॉल हमारे डेटा के लिए ही यूज़ होते हैं। बिल्कुल ठीक, कि डेटा को हमें पास कैसे करना है। जैसे FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का यूज़ किया जाता है। टेलनेट जो मैंने कल बताया था कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिससे हम रिमोटली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कनेक्ट हो जाते हैं और डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है DNS का। इसमें जब भी हम किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो वो वेबसाइट पे पर्टिकुलर मेल हमारी कैसे जाएगी या उस वेबसाइट पे हमारे पर्टिकुलर मैसेज कैसे पास होगा, उसका सारा जो लिंक है कि एक जगह से दूसरी जगह पास करने का, वो सब हमारा डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू से हमारा लिंक बनता है और डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये तो सारे जो प्रोटोकॉल हैं उनके अपने अपने काम हैं। इसमें TCP UDP ये जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, ये डेटा हमारा कनेक्शन लेस जाएगा या कनेक्शन ओरिएंटेड जाएगा, ये हमारे TCP एंड UDP के अंदर आता है। अब देखो इसमें हम कुछ बात कर लेते हैं, TCP की सर्विस बात कर लेते हैं। TCP क्या है? देखो TCP हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इट ऑफर एंड टू एंड पैकेट डिलीवरी। अब ये पैकेट क्या है? ये हमारा पैकेट बेसिकली जो हमारा डेटा पास होता है, डेटा को पैकेट्स में ही डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हमारा जो डेटा है वो नेटवर्क पे ट्रांसफ़र होता है। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें एक TCP है, एक UDP है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में डिफरेंस एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का मतलब होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये बहुत सिक्योर है। सिक्योर का मतलब ये आपका 100% डेटा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, सारा डेटा पहुंचाएगा। और अगर मान लो बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो या तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा या सारा डेटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े पैकेट पहुंच गए और थोड़े पैकेट नहीं पहुंचे, ठीक है। बट जो यूज़र डेटाग्राम ये प्रोटोकॉल है, इस डेटाग्राम के अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डेटा पास ऑन होता है। थोड़ा डेटा गया, पहुंच गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेटा गया, फिर पहुंच गया, नेक्स्ट डेटा गया, फिर पहुंच गया। इसमें सारा डेटा एक साथ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों का बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो मेल, जब आप मेल भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो TCP का काम होता है, मेल को ट्रांसफ़र होना। इसलिए या तो मेल कम्प्लीटली पहुंच जाती है या फिर फेल का मैसेज आ जाता है कि नहीं पहुंची। ऐसा नहीं है आधी मेल पहुंची और आधी नहीं पहुंची, ऐसा नहीं होता है। तो TCP जो भी हमारा इस तरह का डेटा है वो सिक्योरली हमारा पहुंचाता है। और जो UDP होता है, UDP का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये यूज़ होता है जैसे कि मान लो हम वॉइस पे चैट कर रहे हैं, अभी जैसे मान लो जो हम करंटली अभी कर रहे हैं वो क्या है, हमारा वॉइस चैट चल रहा है, ठीक है। मेरी तरफ से आपको आवाज़ पहुंच रही है, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है, लेकिन बीच में ये आवाज़ ब्रेक भी हो जाती है, होती है कि नहीं होती? ऐसा और ये होता है कि हमारे पास सारा डेटा नहीं पहुंच रहा है। जैसे मैं आपको अगर पूरा लेक्चर दे रही हूँ तो मे भी हो सकता है ये पूरा लेक्चर आप तक सुने ही ना, कुछ कुछ बीच में मिस हो जाए, ठीक है। तो ये जो डेटा पहुँच रहा है, इस टाइप का डेटा जो वॉइस टाइप का डेटा है, इसमें 100% डेटा पहुँचने की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो डेटा हमारा जाता है वो UDP के थ्रू से जाता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के थ्रू से जाता है। इट्स नॉट सो सिक्योर कि हमारा डेटा प्रॉपरली पहुंचेगा, ठीक है, बीच में लॉस भी हो सकता है। बट TCP हमारा प्रॉपर सिक्योर मेथड होता है जिसमें डेटा पास ऑन होता है। इसलिए जो मेल मैसेज मेल किए जाते हैं वो हमारा TCP हैंडल करता है, और जो वॉइस डेटा भेजा जाता है वो UDP हमारा करता है। आप इंटरनेट कॉल कर रहे हैं, आप वॉइस कॉल कर रहे हैं, वॉइस चैट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें UDP हैंडल करती हैं। तो इसलिए TCP जो है वो बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि कनेक्शन बनाएगा
और फिर डेटा जो है हमारा ट्रांसफ़र करेगा। और जब तक डेटा पूरा ट्रांसफ़र नहीं होता ये कनेक्शन बना के रखता है। TCP कॉरस्पॉन्ड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं TCP, तो यानी कि जो वहाँ पे OSI के अंदर जो ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है वही यहाँ पे काम हो रहा है। TCP इज रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये रिलायबल है, डेटा जाएगा ही जाएगा, कंफर्म, पक्का। ठीक है। TCP क्या ऑफर करता है? स्ट्रीम डेटा ट्रांसफ़र। इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो स्ट्रीम में होता है, रिलायबल होता है, एफिशिएंसी, फ्लो कंट्रोल, आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हो, फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन। अभी फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है? मैम दोनों तरफ डेटा ट्रांसफ़र होता है इसमें। दोनों तरफ मतलब डेटा आएगा भी और जाएगा भी। डेटा जाएगा भी आएगा भी। बिल्कुल ठीक। और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? मतलब एक ही तरफ जाएगा, एक ही तरफ जाएगा। मतलब मैं हाँ मैं वन साइड कम्युनिकेशन वाला। वन साइड मतलब हमेशा वन साइड ही जाएगा या? मैम नहीं नहीं मैम, जैसे जा रहा है सिर्फ जाएगा ही जाएगा। हाँ और अगर आ रहा है तो सिर्फ आएगा आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें भी डुप्लेक्स में भी मतलब एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है एक बारी में कोई एक ही डेटा या तो आ सकता है या तो जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, अगर हम वॉइस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम सुन नहीं सकते, और अगर हम सुन रहे हैं तो हम वॉइस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो डिवाइस होता है उसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। और जो फुल डुप्लेक्स होता है इसका मतलब एक बारी में डेटा आ भी रहा है और जा भी रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है। जैसे कि हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम सुन भी रहे होते हैं, साथ साथ बोल भी रहे होते हैं, तो उसको हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लेक्सिंग हो जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल डेटा, बेसिकली एक डेटा को मल्टीपल रिसोर्स से ट्रांसफ़र करना, मल्टीप्लेक्सिंग ये होता है। मल्टीपल सोर्स से हमारे पास डेटा आ रहा है, ये मल्टीप्लेक्सिंग है। TCP के अंदर क्या है कि इसके अंदर नहीं है। TCP हमारा कुछ इस तरह से काम करता है जैसे कि जैसे मान लो मैंने इस तरफ से डेटा भेजा, ठीक है, और डेटा जब भी हमारा नेटवर्क से जाता है तो नेटवर्क में ना बहुत सारे रास्ते होते हैं जाने के लिए। जैसे A से B के पास जाना है तो A से B के पास जाने के लिए भी बहुत सारे मल्टीपल पाथ हैं जिस पाथ के थ्रू से हमारा डेटा जा सकता है। तो TCP क्या करता है, उन सारे पाथ पे हमारा डेटा भेज देता है, ठीक है। और जो हमारे पैकेट्स जो जा रहे होते हैं, जो डेटा के पैकेट्स हैं, उस पैकेट के ऊपर ना सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों होता है। तो एक तो ये तो पता चल जाता है जब भी वो बीच में मान लो डेटा ट्रांसफ़र हुआ तो बीच में क्या होते हैं, बीच बीच में राउटर्स होते हैं। राउटर का काम होता है डेटा को सही जगह पे पहुंचाना, चेक करके रूट डिसाइड करना कि डेटा जो है हमारा किस पाथ से जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, वो राउटर डिसाइड करता है। तो राउटर पहले हर एक पैकेट को चेक करेगा जो पैकेट उसके पास आ रहा है कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ है, और डेस्टिनेशन एड्रेस मिलते ही वो उस डेस्टिनेशन पे उस पैकेट को, उस डेटा को पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो हमारा TCP क्या करता है, TCP हर एक रास्ते से डेटा पहुंचा रहा है, डेटा जा रहा है अलग अलग रास्ते से, और जब वो सोर्स पे पहुंच जाएगा, जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो डेस्टिनेशन पे जितने भी पैकेट्स हैं वो सारे पैकेट दोबारा से असेंबल होते हैं, और असेंबल होने के बाद फिर एक बन के पूरा मैसेज बनते हैं और उसके बाद हमें शो होते हैं। इस तरह से काम होता है। और अगर बीच में कोई भी एक पैकेट मान लो अगर लॉस हो जाता है, ठीक है, तो वो जो पैकेट जो लॉस हो गया इसका मतलब डेटा हमारा कम्प्लीटली मतलब एंड में जाके
वो दोबारा से असेंबल नहीं होगा क्योंकि बीच में डेटा लॉस हो गया, तो वो पूरा का पूरा मैसेज लॉस कर देता है। वो ऐसा नहीं है कि हाफ पहुँचाएगा और हाफ नहीं पहुँचाएगा, इस तरह से। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, जैसे मैंने बताया कि कनेक्शन बनता है, इसमें कनेक्शन बनने के बाद डेटा ट्रांसफ़र होता है। और इसके अंदर ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। जैसे कि पहले डिलीवरी रिपोर्ट जिसको आप कहते हो, जो डिलीवरी रिपोर्ट है कि डिलीवर सामान हुआ या नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे टीसीपी ही क्या करता है कि एक्नॉलेजमेंट लेता है। जिस एक्नॉलेजमेंट से उसको ये पता चल गया कि जो डेटा भेजा गया है वो डेटा सोर्स पर जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच गया है सोर्स से, ये एक्नॉलेजमेंट है। टीसीपी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? स्ट्रीम डिलीवर सर्विस है, स्ट्रीम में काम होता है इसमें, ठीक है। सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर, बफर का मतलब होता है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो जब पहुंचेगा तो थोड़ा सा उसको बफर स्पेस मिलेगा, जहाँ स्पेस में वो अपने आप मतलब रुक सकता है वहाँ पे। बाइट्स और सेगमेंट में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब भी हमारा पैकेट बनते हैं, पैकेट बनने से पहले उसके सेगमेंट बनाए जाते हैं, उससे पहले वो बाइट में तोड़े जाते हैं मैसेज को बाइट्स में। फुल डुप्लेक्स सर्विस होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है, रिलायबल सर्विस है, स्ट्रीम डिलीवर सर्विस है। इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो स्ट्रीम्स में ट्रांसफ़र होता है। और इसमें क्या होता है, रिलायबल सर्विस है, चेक ऑफ रिलायबिलिटी, क्योंकि टीसीपी जो है एक्नॉलेजमेंट का मैकेनिज्म पे काम करता है कि डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो पहले से मतलब एक्नॉलेजमेंट ले लेता है। अगर सारा डेटा पहुंच गया, जितने पैकेट्स सब पहुंच गए तो डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर पैकेट्स नहीं पहुंचे तो डेटा लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, इसको कहा गया है कि जो हमारा डेटाग्राम है वो कैसे शो होता है, यानी कि जो पैकेट बनते हैं, पैकेट बनने से पहले जो डेटाग्राम है वो कैसे हमारा बनेगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ऑप्शनल पैडिंग होती है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स एड्रेस होता है, प्रोटोकॉल होता है, हेडर चेकसम होता है। ये जो हेडर चेकसम है ये बेसिकली एरर चेक करने के लिए है। फ्लैग होते हैं, सेगमेंट ऑफसेट होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 16 बिट और टाइम टू लिव यानी कि सेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा जो फिगर दिखाई हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पैकेट के अंदर ऐड होती है, तब वो पैकेट रेडी होता है मूव करने के लिए दूसरी जगह पे। जो डेटाग्राम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेडर पार्ट और एक डेटा पार्ट। हेडर पार्ट के अंदर सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, और जो डेटा पार्ट होता है उसके अंदर सिंपल डेटा होता है जो डेटा पास किया जा रहा है। अब यूडीपी का मतलब क्या है? यूडीपी का मतलब है, यूडीपी को हम कनेक्शन लेस और अनरिलायबल प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई कनेक्शन नहीं बनता डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और रिलायबल भी नहीं होता है इतना कि डेटा हमारा पक्का पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। यूडीपी ट्रांसमिटेड डेटा फॉर्म ऑफ द डेटाग्राम। यूडीपी जब भी डेटा ट्रांसफ़र करता है तो डेटाग्राम में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसमें कुछ ये होता है, सिर्फ सोर्स, डेस्टिनेशन, लेंथ होती है, कितना डेटा जा रहा है, डेटा है, और यूडीपी चेकसम है, ठीक है। यूडीपी में क्या डिफरेंस होता है? यूडीपी यूज एप्लीकेशन ट्रांसमिट द अमाउंट ऑफ डेटा एट वन टाइम, यानी कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ डेटा एक टाइम पे भेजेगा, फिर थोड़ा अमाउंट ऑफ डेटा एक टाइम पे भेजेगा, इस तरह से ये काम करता है। और यूडीपी मैसेज वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर दिस में पॉसिबल है यूडीपी सॉफ्टवेयर एंड डेस्टिनेशन टू डिलीवर द मैसेज टू करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम। और इसके अंदर जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है तो दोनों का एड्रेस लेके चलता है। एक हमारा प्रोटोकॉल होता है एफटीपी, जो अभी हमने वहाँ पे देखा कि एफटीपी हमारा जो हमारा प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, एफटीपी का काम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारे एक फाइल को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा दूसरी जगह पे। एफटीपी क्रिएट द थ्रू प्रोसेस
एक कंट्रोल प्रोसेस करता है, एक ट्रांसफर प्रोसेस करता है एट क्लाइंट एज वेल एट द सर्वर, यानी कि क्लाइंट और सर्वर दोनों जगह पे। जैसे कि ये स्टोरेज है, हमारा डेटा यहाँ से यहाँ पे भी स्टोरेज है, यहाँ पे भी स्टोरेज है, यहाँ से क्लाइंट है, क्लाइंट ने डेटा भेजा और क्लाइंट हमारा TCP/IP की हेल्प से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। एक मिनट।